हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वित्तीय प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, घटक क्या हैं और वित्तीय प्रशासन का किसी देश के अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इन सब के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात वित्तीय प्रशासन करते समय सरकार को कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि देश के विकास की आवश्यकताओं के अनुसार धन का नियोजन किया जा सके। प्रत्येक देश की सरकार का उद्देश्य होता है देश का आर्थिक और सामाजिक कल्याण करना और जनता का सामाजिक और आर्थिक कल्याण करने के लिए, मानवीय संसाधनों का विकास करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रत्येक देश की सरकार के द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास करने के लिए अनेक प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिसका कि हमने पहले भी जिक्र किया था। औद्योगिक नीति, मजदूरी नीति, कीमत नीति, प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, यातायात नीति, कम्युनिकेशन पॉलिसी, इन विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। आयात निर्यात नीति, इन सभी नीतियों की सफलता वित्तीय प्रशासन पर निर्भर करती है। और वित्तीय प्रशासन से अभिप्राय क्या है कि सार्वजनिक आय और व्यय का विकास की आवश्यकताओं के अनुसार उचित प्रबंधन करना। इसलिए वित्तीय प्रशासन की प्रक्रिया में बजटिंग, लेखांकन, अंकेक्षण इत्यादि क्रियाएं शामिल हैं। देश का आर्थिक विकास करने के लिए, जनता का कल्याण करने के लिए सरकार के द्वारा इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाई जाती हैं और उन नीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन नीतियों के वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक आय के जो विभिन्न स्रोत हैं उनसे कितनी मात्रा में हम वित्तीय संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं और इन संसाधनों का किस प्रकार से व्यय करें, विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न विकास परियोजनाओं में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें कि विकास के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। सार्वजनिक आय के अनेक सोर्स हैं। टैक्सेशन सबसे बड़ा स्रोत है और दूसरे नंबर पर सार्वजनिक आय का यानी कि पब्लिक रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो है पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण। इसके अलावा अन्य बहुत से सोर्स हैं जिनसे कि हमें सार्वजनिक किसी देश की सरकार को पब्लिक रेवेन्यू प्राप्त होता है, लेकिन जो मेन सोर्स हैं जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं वो दो मेन सोर्स हैं, टैक्स एंड सार्वजनिक ऋण। तो किस प्रकार से इन दो सोर्सेस से पब्लिक रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है और किस प्रकार से विभिन्न विकास परियोजनाओं में इनका एक्सपेंडिचर किया जाए कि मिनिमम कॉस्ट पर अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, धन के दुरुपयोग को कंट्रोल किया जा सके और जिस उद्देश्य के लिए धन की व्यवस्था की गई है केवल उसी उद्देश्य के लिए उनका व्यय किया जाए। ये वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इंक्लूड होता है। अगर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है, उचित है, उसका नियमन और नियंत्रण सही प्रकार से हो रहा है आय और व्यय का, तो किसी देश का तेजी से आर्थिक विकास हो सकता है, जनता का आर्थिक कल्याण किया जा सकता है। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय प्रशासन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पहला है सार्वजनिक
हित का सिद्धांत, अर्थात सार्वजनिक आय और व्यय का इस तरह से नियोजन करना चाहिए कि पब्लिक के आर्थिक कल्याण में, सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके, उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स सार्वजनिक आय का, पब्लिक रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है और टैक्स लगाना सरकार की पावर है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो सरकार को ये पावर है कि वह जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगा सकती है और किसी भी दर पर कर प्राप्त कर सकती है और चाहे जितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस सार्वजनिक आय के स्रोत से प्राप्त कर सकती है। लेकिन यदि जनता पर बहुत अधिक टैक्स लगाया जाएगा तो उनके पास में व्यय योग्य आय कम बचेगी और फिर वो अपनी आवश्यकताओं को पब्लिक पूरा नहीं कर पाएगी, तो उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए यदि सरकार टैक्स के रूप में बहुत अधिक आय प्राप्त कर लेती है या पब्लिक पर बहुत अधिक कर लगाती है तो ये उचित नहीं है। इसलिए टैक्स कितना लगाया जाए इसका निर्धारण करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर किन वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाए, सरकार को ऐसी वस्तुओं पर टैक्स लगाना चाहिए जो नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो, उन पर टैक्स अधिक लगाना चाहिए और इस तरह से टैक्स प्रणाली अपनाई जाए कि आय की असमानताओं को कम किया जा सके। यदि सरकार इस प्रकार से टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करती है तो ये एक उचित वित्तीय प्रशासन कहलाएगा। तो सरकार को किन वस्तुओं पर कितना, किस मात्रा में टैक्स लगाना है और किस प्रकार से कर वसूल करना है, इन सब के संबंध में उचित नीतियां बनानी चाहिए ताकि सार्वजनिक हितों को, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। सेकंड सिद्धांत है एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। यूनिटी से अभिप्राय ये है कि सभी के बीच में केंद्र सरकार, वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग और निष्पादन विभाग, इन सब के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इन वित्तीय संसाधनों पर सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के जितने भी सोर्सेज हैं इन पर केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सरकार का इन पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि उचित तरीके से इन साधनों को प्राप्त किया जा सके, वित्तीय इन सोर्सेज से वित्तीय साधनों को प्राप्त किया जा सके और उनका सही प्रकार से एक्सपेंडिचर किया जा सके। तो इनकम और पब्लिक इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए वित्तीय प्रशासन को एकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि वित्तीय प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। सरलता एवं लोचशीलता का सिद्धांत, सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सार्वजनिक आय के और सार्वजनिक व्यय, किसी देश की सरकार या राज्य सरकारों के इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट होता है उसे हम बजट कहते हैं और प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों से किस प्रकार से इनकम प्राप्त की जाएगी और किन किन क्षेत्रों में कितना व्यय किया जाएगा और किस प्रकार से व्यय किया जाएगा, इन सब का स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम बजट कहते हैं। और बजट सरल होना चाहिए, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। बजट के प्रावधान इस प्रकार के होने चाहिए कि सामान्य पब्लिक को भी वो सारी बातें समझ में आ जाएं कि गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी और किन सोर्सेज से सरकार आय प्राप्त करेगी, ये एक सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाना चाहिए और इसका इफेक्ट पब्लिक पर क्या होगा, ये सारी बातें एक औसत व्यक्ति को भी समझ में आ जानी चाहिए। इस प्रकार से बजट तैयार किया जाना चाहिए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, अर्थात यदि आवश्यक हो तो सरकार करों की दरों में परिवर्तन कर सके, नए कर लगा सके या
व्यय के कोई प्रोविजन किए हैं किसी परियोजना विशेष में, और यदि उसमें कमी रह जाती है तो उसके लिए और बजट के प्रावधान किए जा सकें। इस तरह की वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत लोचशीलता के सिद्धांत का पालन भी किया जाना चाहिए। स्थिरता और संतुलन का सिद्धांत, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस की थ्योरी या सिद्धांत का पालन करना चाहिए, अर्थात सार्वजनिक आय और व्यय का इस प्रकार से नियोजन करना चाहिए, सरकार को एक्सपेंडिचर के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यय की राशि निर्धारित की गई है उसमें और सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त करने के प्रोविजन किए गए हैं उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनमें बार बार परिवर्तन न करना पड़े, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस होना चाहिए, विभिन्न कर दरों में बैलेंस होना चाहिए, सार्वजनिक ऋण और एक्सपेंडिचर में बैलेंस किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सरकार को इस तरह से वित्तीय प्रशासन करना चाहिए, आय और व्यय का नियोजन करना चाहिए कि उसमें स्टेबिलिटी रहे और इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस की प्रवृत्ति भी रहनी चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि व्यय करने के लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा निर्धारित कर लिए लेकिन उनके अनुसार आय प्राप्त करने में प्रॉब्लम आए या समस्या उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति में यदि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और इनकम कम है तो घाटे का वित्तीय व्यवस्था हो जाएगी, ये घाटे का बजट कहलाएगा। और घाटे का बजट की कमी को, इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार को या तो नई मुद्रा को चलन में लाना पड़ेगा या विदेशों से ऋण लेना पड़ेगा, जिसका कि देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रा प्रसार के रूप में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो वित्तीय प्रशासन को सरल स्टेबिलिटी और बैलेंस के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। विधायिका की इच्छा की अनुकूलता का सिद्धांत, कंप्लायंस विद द विल ऑफ लेजिस्लेचर प्रिंसिपल, अर्थात हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद या अगर राज्य सरकार की स्थिति है तो विधानसभा की सदस्यों की अनुमति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। सरकार के द्वारा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त की जाती है उसे समेकित फंड या कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर किया जाता है और इस समेकित फंड में से देश की सरकार संसद या विधानसभा की अनुमति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वित्तीय प्रशासन यानी सार्वजनिक आय और व्यय का नियोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि वो संसद की इच्छा के अनुरूप हो, ताकि संसद या राज्य सरकारों की स्थिति में विधानसभा से उसके लिए अनुमति प्राप्त हो सके। प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत, इफेक्टिव कंट्रोल का सिद्धांत, अर्थात सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त की जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यय किया जा रहा है उस पर देश की संसद, राज्यों की विधानसभा, वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग, अंकेक्षण विभाग और नियंत्रण के उद्देश्य के लिए गठित संसदीय समितियां जैसे लोक लेखा समिति या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि, इनका इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जनता के जो पैसा है उसके दुरुपयोग को कंट्रोल किया जा सके। एक रूपता का सिद्धांत यानी यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत, व्यय, आय और ऋण के संबंध में सरकार के सभी विभागों में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। अधिकारिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, अधिकारिता का सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में ये व्यवस्था की गई है कि सरकार संसद या राज्य सरकारों की स्थिति में विधानसभा की स्वीकृति के बिना
कोई कर नहीं लगा सकती है। इसे प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी कहते हैं कि क्योंकि संसद और विधानसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि संसद की अनुमति के बिना सरकार कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है। यानी कि जनता को ये अथॉरिटी है कि वो ये तय करे कि उसके ऊपर कौन से टैक्स लगाए जाएंगे और किन क्षेत्रों में उनको व्यय किया जाएगा। इसे प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। जवाबदेहिता का सिद्धांत, अकाउंटेबिलिटी का सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि सरकार को जिस मद में और जितना व्यय करने की संसद या विधानसभा के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई है, केवल उन्हीं मद में सरकार को व्यय करना चाहिए और जितना व्यय करने की अनुमति दी गई है उतना ही व्यय किया जाए। इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है और जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वित्त विभाग के विभिन्न विभागों के द्वारा या निष्पादन समिति के विभिन्न विभागों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन सब का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, उसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जो आय प्राप्त की जाती है, उन सब का भी पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। यानी जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन सभी का अकाउंट मेंटेन किया जाता है कि कहाँ से उन्होंने आय प्राप्त की है और किन क्षेत्रों में जो संसद से अनुमति प्राप्त हुई थी, जो विधानसभा से अनुमति प्राप्त हुई थी, उन्हीं क्षेत्रों में व्यय किया गया है या उतनी ही मात्रा में व्यय किया गया है या नहीं है। इसके लिए अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, लेखांकन किया जाता है और फिर उन अकाउंट्स की CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसके द्वारा इसकी ऑडिट की जाती है और इसकी ऑडिट की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अर्थात पब्लिक के प्रति सरकार की अकाउंटेबिलिटी को भी सुनिश्चित किया जाता है। इसे जवाबदेहिता का सिद्धांत कहते हैं। नियमितता और अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन, अर्थात सरकार के द्वारा जो भी आय और व्यय की व्यवस्था की जाती है उसमें रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, नियमितता बनी रहनी चाहिए। लाल फीताशाही के कारण इन योजनाओं में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। जिस निश्चित अवधि में लक्ष्यों को पूरा करने का एक जो समय टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, यह प्रयास किए जाने चाहिए कि उस निर्धारित अवधि में ही उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। क्योंकि अगर नियमितता नहीं रहती है और लाल फीताशाही के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी होती है तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी, उस परियोजना की, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और इसका बोझ पब्लिक के ऊपर आएगा। तो वित्तीय प्रशासन का एक सिद्धांत यह भी है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नियमितता रहनी चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए और डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति और संस्थाएं हैं, उन्हें वित्तीय प्रशासन के उद्देश्य, नियम, नीतियों, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम इत्यादि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही वित्तीय प्रशासन करना चाहिए ताकि देश के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप देश का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके और पब्लिक का कल्याण किया जा सके। थैंक यू।